हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पर। उम्मीद है आप और आपकी पढ़ाई दोनों ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम को पढ़ रहे थे और उसमें हमने पार्ट सेकेंड तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मानव पाचन तंत्र तक पूरी प्रक्रिया को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था और पढ़ लिया था। अब आगे की बात करेंगे, जो है श्वसन यानी रिस्पायरेशन, जो कि हम अपने थर्ड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे और पूरे रिस्पायरेशन को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर है, यानी कि चैप्टर जो हमारा है जैव प्रक्रम, उसमें क्या टॉपिक है? श्वसन, जिसे रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। बात आती है कि श्वसन होता क्या है। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, पहले तो श्वसन एक आंतरिक प्रक्रिया, न कि बाह्य प्रक्रिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि श्वसन केवल इतना ही है कि हम वायु को अंदर लेते हैं और उसे फिर बाहर छोड़ देते हैं। तो हम बता दें आपको, ये जो होती है यह प्रक्रिया, वायु को अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, इसको सांस लेना कहते हैं। तो आप कहेंगे क्या सांस लेना और श्वसन में कोई अंतर है? तो जी, दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। सांस लेने का मतलब केवल वायु को अंदर लेना और छोड़ना होता है, जबकि श्वसन का मतलब होता है कि भोजन के बाद, यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, वही होता है हमारा श्वसन। क्या होता है श्वसन में? क्या होता है? तो श्वसन में भोजन से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करने की पूरी ये प्रक्रिया है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या है, श्वसन 2 चरणों में होता है, चाहे वो किसी भी तरीके के जीवों में हो, जिसमें से पहला चरण जो है वह सभी में समान होता है। पहला चरण सभी में समान होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 चरण होते हैं इसके। पहला चरण जो है वह सभी जीवों में समान होता है। तो कौन कौन से जीव होते हैं जिनमें अलग अलग होता है दूसरा चरण, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले पहले चरण की बात करेंगे। पहला चरण में यह सभी जीवों के कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य, आप कहेंगे कि ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? आप क्लास 9th में सेल वाले चैप्टर में पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा सेल है, ठीक है। मैं इसको बड़े आकार में बनाया हूं, लेकिन एक कोशिका कभी भी आपके नंगे आंखों से नहीं दिखेगी। उसको देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके शरीर की कोई एक कोशिका है और उसमें यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे गोल्जी बॉडी है और बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित है इसमें। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चलते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाली ये कोशिकांग आपस में कहीं टकरा के टूट ना जाएं, उनमें कहीं विखंडन ना हो जाए, उसी के लिए पाया जाता है इसमें जैली नुमा आकृति, यानी कि आधा पानी और आधा ठोस के आकार का कुछ आकृति होता है, यानी कि शहद जैसी आकृति होती है। जिससे क्या होता है, जिससे कि ये आपस में टकराने से बच जाते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी के गुब्बारे को लीजिए और उसमें पानी भर के पानी के किसी बाल्टी में डाल दीजिएगा, तो वो आपस में कितने भी टकराएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ठीक वैसे ही इसी प्रकार होता है। तो इसमें जो पानी नुमा संरचना होती है वही होता है साइटोप्लाज्म। तो इसी में क्या होता है, आपका पहला चरण होता है। तो पहले चरण में क्या होता है ये उसको जानते हैं जी। पहले चरण में क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो वह टूट के ग्लूकोज में बना होता है। ग्लूकोज में बना होता है और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज से यह पायरुवेट में बदल जाता है। इसमें कार्बन की संख्या 6 होती है और इसमें कार्बन की संख्या 3 होती है।
तो केवल एक प्रक्रिया जो पहली चरण है श्वसन की वह कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। यह सभी जीवों में होती है, सभी जीवों के कोशिका द्रव्य में ही होती है। यह बात ध्यान रखने योग्य है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि श्वसन की पहली प्रक्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है, यानी साइटोप्लाज्मिक। तो कोशिका द्रव्य में यानी श्वसन के पहले चरण में क्या बनता है, तो आप कहेंगे पायरुवेट बनता है। उसमें कितने कार्बन होते हैं, आप कहेंगे 3 कार्बन होते हैं। किससे बनता है, तो ग्लूकोज यानी 6 कार्बन वाले एक यौगिक से बनता है जी। तो आप बताइए दूसरा चरण क्या होता है। देखिए दूसरा चरण जो है वह अलग अलग तरीके के जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। तो आपको पूछेंगे कैसे और कौन कौन से वो जीव हैं जिनमें अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए बता देते हैं आपको, दूसरा चरण जो होता है वह अलग अलग तरीके से होता है। पहला जो है श्वसन 2 तरीके से होता है, जिसमें पहले तरीके में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उस वाले श्वसन को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। तो आप कहेंगे कि श्वसन में ऑक्सीजन की ही तो जरूरत होती है ना, यानी सब में ऑक्सीजन लगेगा। तो हम कहेंगे नहीं, कुछ जीव बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो श्वसन 2 तरीके का, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए ही होता है, ठीक है। तो दोनों में ये दूसरा चरण अलग अलग तरीके से होता है। जो अवायवीय श्वसन है वह किस में होता है, वह मुख्यतः ईस्ट में होता है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट नाम का एक जीव होता है, उसमें यह अवायवीय श्वसन होता है। तो आप पूछेंगे क्या मनुष्यों में ये अवायवीय श्वसन नहीं होता है, केवल वायवीय होता है। तो हम आपको अभी बताएंगे कि मनुष्यों में भी अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन कैसे होता है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ईस्ट के बारे में जानेंगे जी। जो ईस्ट होता है उसमें यह श्वसन होता है, और उसके बाद जो ये पहला चरण था वह भी ईस्ट में हुआ है, मनुष्य में भी होगा। हमने आपसे एक बोला था कि सभी जीवों में, चाहे वो अवायवीय जीव हो चाहे वो वायवीय हो, उन सभी में पहला चरण होगा तो पायरुवेट बना होगा जी। तो दूसरे चरण में पायरुवेट की आगे की प्रक्रिया होगी, तो क्या होगा, पायरुवेट से दूसरे चरण में ईस्ट में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे पायरुवेट से क्या बनेगा, तो हम कहेंगे कि एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल, एथेनॉल बनेगा जिसका फार्मूला है C2H5OH, ठीक है। एथेनॉल के साथ और कुछ बनेगा क्या, तो हम कहेंगे जी बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा, तो CO2 बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जी। इसके साथ कुछ और, तो बोलेंगे कि ऊर्जा निकलेगा, और ऊर्जा कितना निकलेगा, तो बहुत ही कम निकलेगा। किसकी अपेक्षा में, तो वायवीय श्वसन वालों की अपेक्षा में ऊर्जा इसमें कम निकलेगा जी। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ पे जो दहन होगा, दहन मतलब जो जलना होगा भोजन का, वह अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और ऊर्जा भी अच्छे तरीके से नहीं निकल पाएगी। तो अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम निकलती है। फिर बात करेंगे वायवीय श्वसन, जो कि मनुष्य में भी और बाकी सभी जंतुओं में भी होता है, तो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वायवीय श्वसन में यह पायरुवेट से आगे की प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसको मिटा के हम आगे लिखते हैं। उम्मीद है ये अवायवीय वाली जो घटना है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम वायवीय श्वसन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वायवीय श्वसन, ठीक है। वायवीय श्वसन में क्या होता है, हमने देखा था पहले चरण में कोशिका द्रव्य में हुआ था, क्या बना था, ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। तो पायरुवेट से आगे की प्रक्रिया,
पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन वाला ये यौगिक होता है। पायरुवेट से क्या बनता है? इससे पहले जानेंगे कि कहाँ बनता है ये वायवीय श्वसन, कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जी। वायवीय श्वसन जिस भी जीव में होता है उसके कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कोशिकांग पाया जाता है और उसके अंदर ये वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो इसके दौरान बनता क्या है? तो आइए देखते हैं। इसके दौरान H2O प्लस CO2 और प्लस का क्या बनता है? आप कहेंगे ऊर्जा बनता है जी, ऊर्जा बनता है। ठीक है, ऊर्जा कितनी बनता है? ऊर्जा अधिक मात्रा में बनता है। किससे अधिक मात्रा में? अवायवीय श्वसन वालों से। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है जी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। तो हमने अभी बात की थी कि क्या मनुष्यों में भी अवायवीय श्वसन होता है? तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। मनुष्यों में अवायवीय श्वसन ये कैसे संभव है? मनुष्यों में तो आप बताएं कि वायवीय श्वसन होता है और फिर मैं बोल रहा हूं कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन भी होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ कैसे संभव है? आइए देखते हैं। जब मनुष्य कोई भी काम बहुत ज्यादा कर लेता है, बहुत ज्यादा समय तक कर लेता है, जैसे कि वह बहुत ज्यादा दौड़ लेता है या मांसपेशियों से रिलेटेड मांसपेशियों द्वारा कोई काम ज्यादा कर लेता है, तो उसके मांसपेशियों में थकाव जैसी या थकावट जैसी दर्द की अनुभूति होती है, यानी थकावट हो जाती है। वह जो थकावट है वह अवायवीय श्वसन के द्वारा ही होता है। आप पूछेंगे कैसे? तो हम बताएंगे आपको कि जो पायरुवेट है तब उस स्थिति में जब आप थके हुए होते हैं, जब आप कोई भी काम, जैसे आप दौड़ के आ रहे हैं कहीं से और उस समय क्या हो रहा होगा? उस समय आप थके हुए होंगे और उस समय आपकी जो बॉडी है वह पूर्ण तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगी। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में आपके शरीर में अवायवीय श्वसन शुरू हो जाएगा। तब जो पायरुवेट होगा वह फिर से CO2 में टूट जाएगा जी। CO2 के साथ इसके साथ भी ऊर्जा निकलेगी और इस कंडीशन में ऊर्जा कम निकलेगी। जैसे हमने देखा था अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम निकल रही थी, वैसे ही इसमें भी ऊर्जा कम निकलेगी। तो आपने देखा मनुष्यों में भी कैसे अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि मनुष्य में जब अवायवीय श्वसन होता है तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में न टूट करके कहाँ टूटता है? पेशियों में, यानी कि मांसपेशियों में। मांसपेशियों में जब ये कार्बोहाइड्रेट और इसी के साथ जब ये लैक्टिक एसिड के रूप में जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड के रूप में जमा हो जाता है और इसके साथ ऊर्जा निकलती है बहुत ही थोड़ी मात्रा में। ठीक है, जब लैक्टिक एसिड के रूप में मांसपेशियों में ये जमा हो जाता है, इसी के साथ इसीलिए जब हम ज्यादा दौड़ लेते हैं या ज्यादा कोई काम किसी अंग द्वारा कर लेते हैं, पेशियों में खिंचाव आने लगता है और उसमें दर्द होने लगता है। उसका कारण है कि लैक्टिक एसिड का हमारे पेशियों में जमा हो जाना, यानी इकट्ठा हो जाना। ठीक है, और वही बात करें जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वायवीय श्वसन होता है हमारे अंदर, तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उसके बाद H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसी के साथ ऊर्जा जो निकलती है उसे हम शरीर के अंदर ATP के रूप में जमा करते हैं। ATP क्या होता है बात आती है। तो चलिए इन सभी को समझने के बाद अब ATP की बात करते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब चलिए ATP की हम बात करेंगे। ATP क्या होता है? तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ATP क्या होता है? ATP जिसे बोलते हैं
एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। एटीपी क्या होता है? इसे हमारे शरीर में ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऊर्जा की मुद्रा के नाम से क्यों जानते हैं? क्या जानते हैं सबसे पहले? ऊर्जा की मुद्रा एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं इसे, ऊर्जा मुद्रा के नाम से, यानी ऊर्जा के सिक्के के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? जैसे आप मान लीजिए आपको कोई पैसा दिया, आप अपने जेब में रखे रहते हैं, जब उसका आवश्यकता पड़ता है, जब आपको कुछ जरूरत पड़ती है, तो उस पैसों से आप खरीदते हैं उसको और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही इसका काम होता है। कैसे? तो जब हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वह ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमें कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो यही जो एटीपी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एटीपी का बनता कैसे है। तो हमारे शरीर में एडीपी पहले से होता है और इसमें फास्फोरस एक आके जुड़ता है तो एटीपी बन जाता है। ठीक है। एडीपी का मतलब होता है, यहाँ पे एडिनोसिन ट्राई के जगह डाई हो जाएगा। डाई मतलब दो और ट्राई मतलब तीन, यानी कि ट्राई में 3 फॉस्फेट होते हैं और डाई में 2 फॉस्फेट होते हैं। तो जब डाइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फास्फोरस और आके जुड़ जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, यानी एटीपी बन जाता है। तभी जैसे ही हमारे शरीर को कोई काम करने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो यही संचित ऊर्जा जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है, वही क्या होता है, वही एटीपी जो है, वही फिर से क्या होता है, जल की उपस्थिति में क्या करता है, कि फिर से यह एडीपी में और फास्फोरस में अलग हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद निकालता है 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतना ऊर्जा निकालता है एक एटीपी। जब एडीपी में टूटता है, एडीपी और फास्फोरस में टूटता है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से यह ऊर्जा निकालता है, यानी यह ऊर्जा हमें प्रदान करता है हमारे शरीर को। उम्मीद है इतनी बातें एडीपी और एडीपी की समझ में आई होंगी। इसे हम ऊर्जा की मुद्रा के नाम से जानते हैं। यह आपके एमसीक्यू में आया हुआ प्रश्न है, हो सकता है आ भी जाए, तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए अब आगे की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, फिर पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन प्लांट कैसे होता है। तो देखिए, पौधों को भी जो हवा है, जो वायु है, वो अंदर लेना पड़ेगा, तभी तो श्वसन होगा। ठीक, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो आप कहेंगे कि कैसे वो हवा को अंदर लेगा। तो आप याद करिए कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, हमने बताया था जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है और इस पे क्या होता है, इस पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस पे छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा के नाम से, यानी कि हिंदी में बोलें तो रंध्र के नाम से जानते हैं। बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। फिर इससे क्या होता है, तो हमने देखा था कि कुछ इस तरीके की संरचनाएं होती हैं यहाँ पे हमारे किडनी के जैसे कि, और इसके बीच जो आपको ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी को हमने जूम किया तो कुछ इस तरीके की संरचना बन रही थी। तो यही जो खाली स्थान है वही होता है स्टोमेटा, वही होता है रंध्र छिद्र पत्तियों के अंदर।
तो एक पत्ती में कई सैकड़ों हजारों रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। और ये जो आप किनारे किनारे पे देख रहे होंगे, इन्हें हम पढ़े थे रक्षक कोशिका के नाम से, रक्षक कोशिका, जिसे हम लोग गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। ये इस छिद्र को, इस रंध्र को खुलने और बंद होने में सहायक होती है। तो इसी रंध्र के द्वारा, इसी स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधों के अंदर हो पाता है, और इसी के कारण ही हमारे पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इस रंध्र के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो पाता है। हम आपको बता दें कि जब दिन के समय पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। हमने पिछले वीडियो में देखा था वह कैसे होती है, पूरी प्रक्रिया को हमने समझा था। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, उस दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो उस दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को उस प्रक्रिया के दौरान हमें बाहर निकाल के देते हैं हमारे वायुमंडल में। और यही प्रक्रिया जब रात में होती है तो पेड़ पौधों में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता है, क्योंकि हमारे सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं रात के समय, तो प्रकाश संश्लेषण भी संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं निकलता है पेड़ पौधों से। उस समय भी जो पेड़ पौधे हैं वह ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ नहीं रहे होते। उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल रहे होते हैं, लेकिन दिन के समय ऑक्सीजन निकाल रहे होते हैं। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, और अब पढ़ेंगे हम किसमें श्वसन? आप कहेंगे मनुष्यों में श्वसन को पढ़ेंगे, कि मनुष्य कैसे श्वसन करते हैं। ठीक है, मनुष्यों में श्वसन की बात करेंगे। यानी कि रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। तो देखिए, मनुष्यों में श्वसन की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि मनुष्यों में तो प्रकारों को नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जंतु हैं हम पढ़ेंगे किसमें? मनुष्यों में नहीं, हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन। तो आप कहेंगे कि जंतु में तो एक ही तरीके का जो है श्वसन होता होगा, तो हम यहाँ पे जंतुओं में अलग अलग तरीके के श्वसन को पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि जंतु तो एक ही है, तो हम कहेंगे कि जंतु में श्वसन को दो तरीके से विभाजित करेंगे। किस आधार पर? उनके आवास के आधार पर। वह कहाँ रहते हैं? वह स्थल पर रहते हैं या जल में रहते हैं। तो स्थल के आधार पर वह श्वसन कैसे करते हैं, और जलीय जंतु, एक स्थलीय जंतु और एक जलीय जंतु। जो जंतु स्थल पर रहते हैं वह कैसे श्वसन करते हैं, और जो जंतु जल के अंदर रहते हैं वह कैसे श्वसन करते हैं। तो हम आपको बता दें, जो जंतु स्थल पर रहते हैं वह सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। ठीक, लेकिन जो जल में जीव जंतु होते हैं वह डायरेक्ट नहीं पाते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तब कैसे मिलता है? तो पानी में घुले हुए जो ऑक्सीजन होते हैं उससे उनको ऑक्सीजन प्राप्त करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है? तो जो पानी में, जैसे मान लीजिए मछली है या कोई भी जीव जो पानी के अंदर है और पानी से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है, उसमें क्या होगा? उसमें गिल्स होंगे। गिल्स मतलब गलफड़े होंगे जी। ठीक है, क्लूम छिद्र जिसे बोलते हैं, उसे ही गिल्स या गलफड़े के नाम से जानते हैं। वह जल में सांस लेने में सहायक होता है, यानी कि ऑक्सीजन को उस जल से अलग करके अंदर लेने में सहायक होता है। तो और क्या अंतर होता है इन दोनों में? जो स्थल पर जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वह उनकी जो सांस लेने की गति होती है
वह कम होती है, यानी कि कम समय लेते हैं और यह अधिक बार। अधिक बार का मतलब, जैसे मान लीजिए हम स्थल पर रहते हैं और मछली जल में रहती है। हम 1 मिनट में मानिए कि हम 10 बार सांस लेते हैं, यानी कि हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो वहीं हमारी तुलना में जो मछली होगी वह 20 या 30 बार हवा को अंदर लेगी या बाहर छोड़ेगी। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा अंतर क्यों है? तो हम आपको बताएंगे कि जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह डायरेक्ट जो हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन मिल रहा है उसकी तुलना में बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, जिससे कि इनको ज्यादा मात्रा में या उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके जितना कि हम बाहर रह के ले पाते हैं। नहीं तो ये हमारी जितना ही सांस लेंगे तो इनको बहुत ही कम ऑक्सीजन प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम है। उम्मीद है ये बात आपको सारी समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे श्वसन अंगों के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और एक एक करके सभी श्वसन अंगों के बारे में जानेंगे, यानी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे उनकी विशेषताओं के बारे में। श्वसन अंग की विशेषता। सबसे पहली विशेषता क्या है? उनका जो सतही क्षेत्रफल होता है, सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि वायु को ग्रहण कर सके, यानी कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके। इसीलिए जो हमारा फेफड़ा आप देखेंगे कि उसका जो आकार है वह बहुत ही अधिक, यानी कि जो भी इसमें अंग आएंगे, श्वसन अंग होंगे, उनका जो सरफेस एरिया होगा, जो सतह का क्षेत्रफल होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जब ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जब ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा आ पाएगी। दूसरा विशेषता क्या है? दूसरा यह है, ये जो अंग होते हैं वह बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक ही रीजन है कि जो गैसों का आदान प्रदान है वह आसानी से हो सके। अगर वहीं ये अंग मोटे मोटे होते तो गैस एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाते। ठीक है, तब इनमें गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। यही कारण है कि यह पतले और नरम होते हैं। तीसरा यह है कि इनके लिए, इनको सुरक्षा करने के लिए जो ये अंग हैं वो हमारे शरीर के अंदर है, न कि बाहर। यानी कि ये आंतरिक अंगों की श्रेणी में आते हैं, ये बाह्य श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये विशेषताएं आपको कुछ समझ में आई होंगी। अब हम एक एक करके अंगों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अंग आते हैं हमारे श्वसन के दौरान, जो सहायक होते हैं पूरी की पूरी श्वसन प्रक्रिया में। चलिए देखिए, अंगों में जो सबसे पहले आता है आप सभी को पता होगा, नासा द्वार, यानी कि नोस्ट्रिल, यानी कि जो आपका नाक है उसे ही नासा द्वार के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या काम होता है? तो आपको पता होगा कि आपके नाक में बाल और उसी के साथ म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है? यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इन दोनों का जो काम होता है, बालों और म्यूकस का, वह हमारे नाक में उपस्थित होने का जो मुख्य कारण है वह है हमारे वायुमंडल से जो डायरेक्ट हम हवा लेते हैं उसमें उपस्थित धूल के कण और जीवाणुओं को हमारे नाक में यानी कि बाहर ही उनको रोक देना, अंदर जाने से रोकना। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? बाल और म्यूकस। काम क्या होता है इनका?
धूल के कण को, धूल कणों को और जीवाणुओं को रोकना। ठीक है। अगला जो अंग आएगा आपका मुख गुहा यानी मुख। आप कहेंगे सांस तो हम नाक के द्वारा लेते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो आपके नाक बंद हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो कभी कभी आप मुख के द्वारा भी, मुंह के द्वारा भी सांस लेने की प्रक्रिया को करते हैं। फिर तीसरा जो अंग आता है हमारा वह होता है ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ये क्या होता है? यह वह स्थान होता है जहां से जो वायु है वह हमारे श्वास नली में प्रवेश करता है यानी ट्रैकिया में जाता है। ठीक है, यानी कि फेरिंग्स, ग्रसनी, जहां से वायु श्वास नली में जाता है। ठीक है। इसके बाद है कंठ। कंठ में उपास्थि की हड्डियां मतलब उपास्थि पाई जाती हैं। उपास्थि का एक रिंग नुमा संरचना पाया जाता है जो श्वास नली को चिपकने से रोकता है, यानी कि जो श्वास नली की दीवारें होते हैं उनको आपस में चिपकने से रोकता है। अगर वो चिपक जाएंगी तो हवाएं अंदर की तरफ पास नहीं कर पाएंगी और हमारा जीना संभव नहीं होगा। यहाँ पे कंठ जो होगा जिसे हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पे उपास्थि की यानी कार्टिलेज की क्या पाई जाती हैं? छल्ले नुमा आकृति पाई जाती है। छल्ले की आकृति यानी संरचना, छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है कि जो श्वास नली की दीवारें हैं वो आपस में चिपके नहीं। ठीक है। अगला जो अंग होगा आपका वह होगा श्वास नली, जिसे हम लोग ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। चलिए ट्रैकिया की भी बात कर लेते हैं। ट्रैकिया यानी श्वास नली, ये क्या होता है भाई? श्वास नली जो मुख्य नली होती है, सीधी लंबी नली जो होती है, यानी कि जो हमारा ग्रसनी है वहां से वायु को, हवा को हमारे फेफड़े तक ले जाने का जो मुख्य श्रेय होता है, यानी कि सबसे लंबी और मुख्य जो नली होती है जिसमें हवा हमारे नासाद्वार द्वारा ग्रसनी से होते हुए हमारे श्वास नली से सीधे हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद जब ट्रैकिया आगे बढ़ता है तो यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है अभी देखेंगे हम, लेकिन उसे हम बोलते हैं श्वसनी, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ब्रोंकाई। श्वसनी क्या होता है? जब ट्रैकिया यानी श्वास नली दो भाग में हो जाए, यानी कि जो यह ट्रैकिया है वह आगे जाके दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तभी तो दोनों तरफ, दोनों फेफड़ों में जाएगा हवा। ठीक है। तो यही ब्रोंकाई है या यही श्वसनी है। और ये जो लंबा नली जा रहा है सीधा, यह श्वास नली है हमारा। अभी चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। अगला जो है हमारा अंग वह क्या है? 7वें नंबर का जो अंग है वह है श्वसनिकाएं, जिसे ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। मतलब
कि श्वसनी से भी यानी कि ब्रोंकाई से भी छोटे-छोटे शाखाएँ निकलते हैं। यानी कि ये जो दोनों आपको पार्ट दिखाई पड़ रहे होंगे श्वास नली से, इससे भी बहुत छोटे-छोटे आकार के शाखाएँ निकलते हैं। ठीक है? इसे ही यानी कि श्वसनी से छोटी शाखाएँ निकलती हैं और उन्हीं शाखाओं के समूह को हम श्वसनिकाओं के नाम से जानते हैं। इसके आगे के अंग के बारे में जानेंगे। इसके आगे इसके अगला जो अंग है वह है एल्वियोलाई, जिसे हिंदी में हम कूपिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला जो अंग है वह है कूपिका यानी कि एल्वियोलाई। ये क्या होता है? जो हमने श्वसनिकाओं के बारे में देखा कि जब श्वास नली सीधे जाती है फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है जिसे हम श्वसनी के नाम से जानते हैं। श्वसनी फिर से अलग-अलग शाखाओं में डिवाइड होती है जिसे हम श्वसनिका के नाम से जानते हैं। और उसी श्वसनिकाओं में क्या होता है, उसी श्वसनिकाओं में जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये श्वसनी हुआ। अब श्वसनी से बहुत ही सारी शाखाएं निकलती हैं और इन शाखाओं में छोटे-छोटे आकार के बॉल जैसी संरचना लगी हुई होती है। यानी कि अंगूर की संरचना में छोटे-छोटे आकार के गेंद जैसी संरचना लगी होती है जिसे हम लोग कूपिका के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? यह प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 लाख के करीब होती है। तो यानी दोनों फेफड़े में मिला के 30 लाख के करीब। और ये जो कूपिका है, इसके इर्द-गिर्द यानी चारों तरफ जो हमारी केशिकाएँ होती हैं, यानी कि जो कैपिलरी ब्लड कैपिलरी होती हैं, यानी कि जो रक्त के जो वाहिकाएँ होती हैं पतली-पतली, वह इसी जो संरचना है कूपिका, इसके ऊपर फैली हुई होती हैं। और जैसे ही कूपिकाओं में ब्लड आता है और हम बाहर से वायु लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन जो है वह इस ब्लड के द्वारा कैसे होता है? ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हमारे जो ब्लड होता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो ब्लड होता है उसमें आप जानते होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नाम के तीन चीज होते हैं और ये तीनों किस में होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। तो जो आरबीसी होता है वह लाल रंग का होता है। लाल रंग आरबीसी का इसी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वही उस ऑक्सीजन को उस रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और उसके माध्यम से जब हमारी सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और उस जो कोशिका है उसमें जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित है उसको फिर वापस लाने का भी काम हीमोग्लोबिन ही करता है। तो जब ऑक्सीजन हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तब हमारी श्वसन प्रक्रिया प्रारंभ हो पाती है। ठीक है? तो यह काम होता है हमारी कूपिका का। कूपिका के चारों तरफ जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वह लिपटी हुई होती हैं। जब हम बाहर से वायु ग्रहण करते हैं तो ये कूपिकाएं बहुत ही पतली दीवारों की होती हैं। अभी हमने आपको विशेषताओं में बताया कि इनकी दीवारें बहुत ही पतली होती हैं और बहुत ही नरम होती हैं, जिससे कि गैसों का आदान-प्रदान बहुत ही आसानी से हो पाता है। और उस कारण से इसमें जो ब्लड पाए जाते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन होते हैं वह उस हवा को, उस वायु को हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुँचा देते हैं और जो पहले से उपस्थित सभी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको वापस ला करके इस कोशिकाओं में छोड़ देते हैं और इसी के द्वारा आदान-प्रदान की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में समाहित हो जाता है। उम्मीद है इतनी बात कूपिका के बारे में समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे
जो श्वसन अंग है उसका मुख्य अंग आप समझ पा रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जो मुख्य अंग है श्वसन तंत्र का वह है फेफड़ा, जिसे हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं। फेफड़ा, या इसे ही हिंदी में फुफ्फुस के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या जानते हैं, लंग्स। यह हमारे श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है, यानी कि मेन ऑर्गन होता है। श्वसन तंत्र का मेन ऑर्गन होता है कौन, फेफड़ा। ठीक है, अब इसकी बात हम करेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो फेफड़ा है हम यहाँ पे एक आकार बनाते हैं। कुछ इस तरीके का फेफड़े होते हैं हमारे। ठीक है, इस तरीके से फैले हुए होते हैं हमारी जो श्वसनिकाएं होती हैं, और उसमें एल्वियोलाई लगे होते हैं। ये जो फेफड़ा है वह हमारी श्वसन तंत्र का बिल्कुल ही मुख्य अंग होता है, जिसके फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी में एल्वियोलाई वो पाए जाते हैं जो सभी कामों को करते हैं जो हमने आपको पीछे बताया। इसके बाद जो हमारा अगला ऑर्गन आता है वह है डायफ्राम। डायफ्राम, ये क्या होता है? डायफ्राम हमारी फेफड़े के नीचे होता है। कहाँ पे? जैसे देखिए, ये हमारा फेफड़ा होता है और इसके ठीक नीचे हमारे अमाशय के ठीक ऊपर और फेफड़े के यानी पसलियों के ठीक नीचे एक मांसपेशियों की परत होती है, जिसे हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? यह हमें सांस लेने और छोड़ने में सहायक होता है। कैसे होता है? जैसे ही हम सांस लेते हैं, आप सांस लीजिए एक बार, तो आप क्या देखेंगे, आपके जो पसलियां हैं, जो पसलियां होती हैं, पसलियां क्या हैं? पसलियां हमारी फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि जो 12-12 पसलियां दोनों तरफ फैली हुई होती हैं, 24 यानी 12 जोड़ी जो पसलियां होती हैं, वह हमारे फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके ठीक नीचे डायफ्राम होता है। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर ढकेलता है, यानी ऊपर आता है, और हमारी जो छाती होती है, हमारी जो पसली होती है, वह फूलती है और इसमें हवा जमा होता है। जैसे ही हम हवा को छोड़ते हैं तो डायफ्राम हमारा पहले की स्थिति में जाती है और हमारी पसलियां भी पहले की स्थिति में नीचे आ जाती हैं। तो यह काम होता है हमारे डायफ्राम का, यानी सांस लेने में सहायक होती है। सांस लेने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये सारे अंग समाप्त हुए आपके, सारे अंग श्वसन तंत्र के समाप्त हुए। एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से अंग हैं और कहाँ है। एक बार अपने श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाते हैं और उसके द्वारा हम समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा नासा द्वार। नासा द्वार, और ये है हमारा फेरिंग्स, जिसे हम लोग ग्रसनी के नाम से जानते हैं। यहीं पे हमारा है कंठ। ये है हमारा श्वास नली, जिसमें ये रिंग पाए जाते हैं, छल्लेनुमा आकृति पाई जाती है उपास्थियों की यानी कार्टिलेज की, कि हमारी जो श्वास नली की दीवारें हैं वो आपस में चिपके नहीं। अगर चिपक जाएंगी तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि जब ये दीवारें आपस में चिपक जाएंगी
तो जो वायु है वो अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा, जो हवा है वो अंदर नहीं जा पाएगा और जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। फिर आगे क्या होगा? फिर ये जो ट्रैकिया है, जो हमारा श्वास नली है, वो आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे हम लोग श्वसनी के नाम से जानते हैं। प्रत्येक भाग को श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। ठीक? प्रत्येक ब्रोंकाई अलग-अलग शाखाओं में विभाजित होता है। ठीक है? ये हमारे फेफड़े हैं और इसके अंदर ये अलग-अलग शाखाओं में विभाजित रहता है। और इन्हीं की शाखाओं में एल्वियोलाई लगे हुए होते हैं। ये गोल संरचना जो भी आपको दिख पा रही है, वह उन्हें हम कूपिका के नाम से जानते हैं। और इसी पर जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं पतली-पतली, जिन्हें हम लोग कैपिलरी के नाम से जानते हैं, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी या रक्त केशिकाओं के नाम से जानते हैं, वह इनके ऊपर लगे हुए होते हैं, शिराएं और धमनियों। और ये हमारा मुख्य अंग फेफड़ा है, या जिसे हम लोग फुफ्फुस के नाम से जानते हैं, यानी लंग्स के नाम से जानते हैं, या छोटी-छोटी श्वसनिकाओं के नाम से जानते हैं। गोल-गोल संरचनाएं जो हैं, उसे हम लोग कूपिका के नाम से जानते हैं। ठीक है? और इसी के नीचे एक ऐसी संरचना पाई जाती है मांसपेशियों की, जिसे हम लोग डायफ्राम के नाम से जानते हैं। डायफ्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो ये पूरी संरचना हुई श्वसन तंत्र की। यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम की पूरी संरचना हुई। एक बार आप इसको देखिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है ये श्वसन तंत्र पूरी की पूरी तरीके से समझ में आई होगी। सभी अंग समझ में आए होंगे, कैसे हम लोग सांस लेते हैं उसकी भी प्रक्रिया समझ में आई होगी। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी पसलियां फूलती हैं और सिकुड़ती हैं, ये सभी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या समझा? पूरे श्वसन तंत्र को समझा, हम कैसे सांस लेते हैं, उसमें कौन-कौन से अंग आते हैं, ये पूरी मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे अंदर की प्रक्रिया होती है, कैसे बाहर की प्रक्रिया होती है, सभी बातों को हमने समझा। अगले की वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवहन तंत्र को, और वह क्या है, जिसमें हम लोग हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ब्लड के बारे में भी बहुत ही डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।